Hello everyone, this is CA Mukul Kedia and you all are again welcome to the GST Crash Course. Friends, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं then please do subscribe my channel and like my videos for further updates. तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई। तो सर हमने सेक्शन 7 में कवर किया था सप्लाई क्या होती है, फिर सेक्शन 9 में हमने देखा कि जीएसटी कैसे लगेगा। सेक्शन 11 में हमने ये भी कवर कर लिया कि कब जीएसटी नहीं लगेगा, कौन कौन सी सप्लाई एग्जेम्प्टेड है। अब सर आज का हमारा टॉपिक है कि जीएसटी किस मोमेंट पे लगेगा, किस टाइम लगेगा। वो हमें पता चलता है टाइम ऑफ सप्लाई से कि आप जब गुड्स सेल कर रहे हैं उस टाइम पे जीएसटी दें, जब आप इनवॉइस बना रहे हैं, जब आप पेमेंट रिसीव हो रही है किस टाइम पे जीएसटी लगेगा, ये आपको पता चलेगा टाइम ऑफ सप्लाई से। तो टाइम ऑफ सप्लाई दे रखा है हमें सेक्शन 12 टू सेक्शन 14 में। सेक्शन 12 बताता है गुड्स के बारे में, सेक्शन 13 बताता है सर्विसेज के बारे में, और सेक्शन 14 बताता है जब गुड्स की रेट चेंज हो या सर्विस की रेट चेंज होगी उस केस में। तो सर हम टाइम ऑफ सप्लाईज पे आने से पहले हम एक बार एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम वो थोड़ा कवर कर लेते हैं कि टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस। आप कोई भी गुड सेल कर रहे हो या कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको इनवॉइस इशू करना होता है। तो आपको इनवॉइस कब तक इशू करना है वो हमें दे रखा है सेक्शन 31 में। तो पहले एक बार उसको कवर कर लेते हैं। पहले गुड्स के केस में नॉर्मल सप्लाई, जैसे सपोज आपने अपनी शॉप से कोई मटेरियल सेल किया या अपनी फैक्ट्री से कोई मटेरियल सेल किया जिसमें कस्टमर या आप उस मटेरियल को कस्टमर की शॉप तक भिजवा रहे हो। तो सर उस केस में जब मटेरियल आपकी फैक्ट्री से रिमूव हो रहा है तो उस टाइम तक आपको इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है। मतलब मतलब आपने 10th जनवरी को अपनी फैक्ट्री से कोई मटेरियल रिमूव कर दिया फॉर डिलीवरी टू द कस्टमर, तो सर आपको इनवॉइस 10th जनवरी तक इशू करना कंपलसरी है। आप इनवॉइस को पहले इशू कर देते हो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट को टैक्स पहले मिल जाएगा, गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी। मतलब आप एडवांस में इनवॉइस इशू कर सकते हो, लेकिन लास्ट डेट गवर्नमेंट ने बता दी कि जिस टाइम आप मटेरियल को अपनी फैक्ट्री से रिमूव कर रहे हो उस टाइम तक आपको इनवॉइस इशू करना जरूरी है। सिमिलरली सर जैसे एक केस होता है जिसमें प्री इंस्टॉल डीजी सेट आपने सेल कर दिया, एक डीजी सेट एक जगह पे लोकेशन पे पहले से पड़ा है और आपने वो डीजी सेट को कस्टमर को सेल कर दिया, तो सर उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा या इनवॉइस इशू करने का टाइम होगा कि जिस टाइम पे आप कस्टमर को उसकी डिलीवरी दे रहे हो गुड्स की, तो सर उस टाइम तक आपको इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है। अगेन आप पहले एडवांस में इशू करना चाहते हो इनवॉइस इशू कर दो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब सर बात करते हैं सर्विस की। गुड्स के केस में तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि पहले कर लो, लास्ट डेट बता दिया जब गुड्स का रिमूवल हो रहा है। सर्विस के गवर्नमेंट ने वही एक तो कहा कि एडवांस में आप इशू कर सकते हो बिफोर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, जैसे सपोज आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, आपको किसी कंपनी की ऑडिट करनी है या रिटर्न भरनी है, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप रिटर्न भरने तक सर इनवॉइस इशू कर सकते हो, या फिर रिटर्न भरने के बाद 30 डेज तक आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। मतलब 30 डेज का गवर्नमेंट ने टाइम दे दिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विस। गुड्स के केस में क्या था सर, गुड्स के केस में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और सर्विस के केस में 30 डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और बैंकिंग और इंश्योरेंस के केस में पीरियड बढ़ के हो जाते हैं 45 डेज। तो सर हम एक बार इनवॉइस इशू करने के टाइम को समझ लेते हैं। गुड्स के केस में एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, सर्विस के केस में 30 डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो सर अब हम देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा हमारे लिए। पहले सर गुड्स की बात करते हैं। गुड्स के केस में जो फॉरवर्ड चार्ज में हमें टैक्स पे करना है, फॉरवर्ड चार्ज का मतलब जो सप्लायर ऑफ गुड्स है वो टैक्स पे करेगा। गुड्स का प्रोविजन है सेक्शन 12 में और सर्विस के प्रोविजन है सेक्शन 13 में। तो सर गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा हमारा डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आप इनवॉइस इशू कर रहे हो, या फिर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होता है सर, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस हमने नीचे समझा, रिमूवल ऑफ गुड्स, जिस दिन गुड्स आपकी फैक्ट्री से जा रहे हैं। मतलब सर आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई है जब आपने इनवॉइस इशू कर दिया या फिर गुड्स रिमूव कर दिया, विच एवर इज अर्लियर। इसमें सर पहले था डेट ऑफ पेमेंट, मतलब एडवांस पे भी आपको जीएसटी देना पड़ जाता था, बट ये चीज अब हटा दी है गवर्नमेंट ने। ये शुरू में 3-4 महीने रही थी बस। तो सर सपोज आपकी फैक्ट्री से गुड्स रिमूव हो रहा है 10th जनवरी को, और उसका इनवॉइस आपने इशू कर दिया 8th जनवरी को, तो सर आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा 8th जनवरी। अगर आपने उसका इनवॉइस इशू कर दिया दिसंबर में तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा दिसंबर। लेकिन सर अगर आपने गुड्स रिमूव कर दिए विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस, आपने इनवॉइस इशू ही नहीं किया और गुड्स बिना इनवॉइस के आपने रिमूव कर दिए, और इनवॉइस आपने हो सकता है उसका जाके इशू किया 15 जनवरी को, तो सर उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा 10th जनवरी, क्योंकि आपने अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग इनवॉइस की डेट या फिर ड्यू डेट थी जब गुड्स रिमूव कर रहे हैं 10th जनवरी। अब सर सर्विस की बात कर लेते हैं। सर्विस में हमें दो कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो वो आदमी जो इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट इशू कर देता है, मतलब जो 30 डेज के अंदर, इन 30 डेज या 45 डेज के केस में इनवॉइस इशू कर देता है।
सर उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट, मतलब जब आपने इनवॉइस इशू करा या जब आपके पास पेमेंट आई, विच एवर इज अर्लियर। और सर अगर आप इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू नहीं करते तो आपके केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ सर्विस या डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। मतलब इसमें जो हमें 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिला था वो हटा दिया गवर्नमेंट ने। अब जैसे इसको एक एग्जांपल के से समझ लेते हैं। जैसे आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, आपने किसी क्लाइंट की रिटर्न भरी, तो रिटर्न आपने भरी 30 सितंबर को, तो सर आपके लिए इनवॉइस इशू करने का टाइम है 30 अक्टूबर तक का। अगर आपने इनवॉइस 30 अक्टूबर तक इशू कर दिया तो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा जिस दिन आपने इनवॉइस इशू करा या जिस दिन आपके पास पेमेंट आई, विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस इशू करने से पहले पेमेंट आ गई तो पेमेंट डेट हो जाएगी, अगर इनवॉइस इशू करने के बाद पेमेंट आई है तो सर इनवॉइस का डेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 30 सितंबर के रिटर्न का 30 अक्टूबर तक इनवॉइस इशू नहीं किया तो सर आपके लिए उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ सर्विस, मतलब 30 सितंबर या डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। जो आपको 30 डेज का पीरियड मिला था, ग्रेस पीरियड मिला था, वो फिर गवर्नमेंट ने हटा दिया है क्योंकि आपने इनवॉइस लेट भरा है। तो सर आपको पेमेंट या कंप्लीशन ऑफ सर्विस, विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम तक आपको टाइम ऑफ सप्लाई मतलब जीएसटी पे करना जरूरी है। और सर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है, जैसे सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने आपने उसको 5000 रुपीज़ प्लस जीएसटी के, आपने उसे इनवॉइस नहीं दिया, आपने उसे चार्जेस बता दिए 5000 रुपीज़ प्लस जीएसटी, और वो आपको कैश देके चला गया, आपने वो पेमेंट अपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करी। कोई ऐसा केस है जिसमें आपने ना तो इनवॉइस इशू करा ना पेमेंट रिसीव करी, तो सर उस केस में गवर्नमेंट ने कह दिया टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑन विच रेसिपिएंट शोज रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स। मतलब उस दिन, मतलब उस केस में जब वो जो कस्टमर है उसने अपने बुक्स में जिस दिन उस सर्विस को रिसीव दिखाया है, उसने जिस दिन एक्सपेंस बुक किया है, वो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब सर इसमें दो छोटे छोटे क्लैरिफिकेशन है वो हम समझ लेते हैं कि गुड्स के केस में तो ठीक है गवर्नमेंट ने एडवांस के ऊपर से जीएसटी हटा दिया, बट सर्विस के केस में आज भी एडवांस में हमें जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब अगर हमें पेमेंट मिल जाती है बिफोर इशू ऑफ इनवॉइस या बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, तो सर हमें जिस दिन पेमेंट मिली हमें उसी दिन जीएसटी पे करना पड़ेगा। और पेमेंट के केस में सर 30 डेज का टाइम पीरियड भी नहीं है कोई। लेकिन सर एक गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दी, अगर 1000 रुपीज़ तक का आपको एडवांस मिला है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो। सपोज आपका किसी चीज़ का इनवॉइस बना 9500 रुपीज़ का, और कस्टमर आपको ऑन अकाउंट 10,000 रुपीज़ दे गया कि 500 रुपये आगे एडजस्ट कर लेना, तो सर आपको उस 500 रुपये का इनवॉइस इशू करना कंपलसरी नहीं है। आप करना चाहो ऑप्शन आपके पास कर सकते हो, बट गवर्नमेंट कह रही है कि आप चाहो तो आप इनवॉइस उसका सरप्लस एडवांस का इनवॉइस इशू मत करो, गवर्नमेंट को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सर दूसरी चीज जो हमने जहां पे भी बात की है डेट ऑफ पेमेंट, इस पूरे सेक्शन में सर डेट ऑफ पेमेंट विल बी द डेट ऑन विच पेमेंट इज रिसीव्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या पेमेंट इज क्रेडिटेड इन बैंक स्टेटमेंट, विच एवर इज अर्लियर। क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पे पर्पज है, टाइम ऑफ सप्लाई के केस में गवर्नमेंट का पर्पज है कलेक्शन ऑफ टैक्स को और प्रीपोन्ड करना, मतलब जितना अर्ली होगा उतना गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट है कि गवर्नमेंट को टैक्स उतना जल्दी मिलेगा। तो सर इसलिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि कई बार हो सकता है कि आपके अकाउंट में पेमेंट आ गई बट आपने उसे अभी तक अपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो सर उस केस में गवर्नमेंट कहती है जिस दिन आपके बैंक में स्टेटमेंट में पेमेंट आ गई है वही आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई है या वही आपके लिए डेट ऑफ पेमेंट है। सिमिलरली आपने बुक्स में पेमेंट रिकॉर्ड कर ली बट अभी आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं है, अभी चेक बैंक रिकंसिलेशन में पड़ा है, तो सर उस केस में आपकी डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी जिस दिन आपने बुक्स में पेमेंट रिसीव कर ली। अब सर ये तो होगी नॉर्मल ट्रांजैक्शन जिसमें टाइम लिमिट ऑफ फॉर इशू ऑफ इनवॉइस अपन ने देख लिया। सर दूसरी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें कंटिन्यूस सप्लाई होती है गुड्स की या सर्विस की। सर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब मैं सीएनजी के थ्रू, मैं पाइपलाइन के थ्रू सीएनजी गैस सीएनजी की सेल करता हूँ, तो मैंने एक पाइपलाइन लगा दी है और जो मेरा कस्टमर है उसको जितनी गैस चाहिए होती है वो गैस यूज़ कर लेता है और गैस की रीडिंग हो जाती है। और फिर एक पीरियोडिक, एक चाहे 15 डेज पे या एवरी मंथ मैं उसका अकाउंट बना लेता हूँ कि लास्ट मंथ की आपकी इतनी पेमेंट हुई, तो अकाउंट स्टेटमेंट बना के उससे पेमेंट ले लेता हूँ। तो सर जहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स हो, कंटिन्यूस सप्लाई कहाँ पे होता है, जब रेगुलर बेसिस पे गुड्स की सप्लाई चलती रहे ऑन, और उसका सेटलमेंट पीरियोडिक बेसिस पे हो, तो सर उस केस में गवर्नमेंट ने कहा है इनवॉइस आपको इशू करना है बिफोर और एट द टाइम ऑफ, जहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनते हैं तो जहाँ पे आपने स्टेटमेंट इशू कर दी तब आपको इनवॉइस इशू करना है, या फिर जब आपको पेमेंट मिली, अगर आपने सक्सेसफुल पेमेंट आ रही है तो जब आपको पेमेंट मिली, तो मतलब या तो जब आप अकाउंट स्टेटमेंट इशू कर रहे हो या जब आपके पास पेमेंट आ रही है उस टाइम पे आपको इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है। सर यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, ड्यू डेट ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट या ड्यू डेट ऑफ पेमेंट का कोई लिंक नहीं है,
इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स आपको ड्यू डेट ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट, चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि ठीक है फिफ्थ ऑफ नेक्स्ट मंथ में आपको अकाउंट स्टेटमेंट दे दूंगा, लेकिन आप अकाउंट स्टेटमेंट फिफ्थ को नहीं दे पाए, आपने सिक्स्थ को दी, तो सर आपके लिए इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट सिक्स्थ है। मतलब यहाँ पे आपको एक्चुअल डेट देखनी है, ड्यू डेट नहीं देखनी है, स्टेटमेंट की और पेमेंट की, दोनों की। तो सर उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वही सर जिस दिन आप इनवॉइस इशू कर रहे हो या फिर जो ड्यू डेट है। ड्यू डेट मतलब जिस दिन आपने स्टेटमेंट इशू की या जिस दिन आपके पास पेमेंट आई, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। सर यहाँ पे आपको कंटिन्यूस सप्लाई में इनवॉइस की ड्यू डेट के लिए पेमेंट डेट देखनी जरूरी है। यहाँ पे हम जो सेक्शन 12 में हमने डेट ऑफ पेमेंट देखी थी वो नहीं देख रहे, हम ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस देख रहे हैं। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस के लिए हमें देखना पड़ेगा अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो मेरे पास पेमेंट कब आई। अब सर बात कर लेते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की। सर्विस में भी सर वही चीज होती है, एक कंटिन्यूस नेचर का रिकरिंग नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन इसमें एक टाइम लिमिट भी दे दी। कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 महीने से ज्यादा का होना चाहिए, तभी उसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में मानेंगे। जैसे सर एक एग्जांपल हो गया कि हमें इंटरनल ऑडिट का काम मिला कि हमें पूरे ईयर की इंटरनल ऑडिट करनी है। अब सर सर्विस तो पूरे साल चलती रहेगी, तो क्या आप इनवॉइस के लिए आपको ईयर एंड का तो वेट कर नहीं सकते, आपको इनवॉइस पीरियोडिक बेसिस पे देने पड़ेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई आपका आपको असर्टेन करना पड़ेगा। सिमिलरली सर आपको पास कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, जैसे इसका हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि आपको इनवॉइस कब इशू करना है। सर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस होगी अगर कॉन्ट्रैक्ट से ड्यू डेट पता चल रही है तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। सर आपको एक्चुअल डेट नहीं देखनी, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट देखनी है। सपोज आपको इंटरनल ऑडिट का एग्रीमेंट, इंटरनल ऑडिट का आपने मंथली ऑडिट का आपने एग्रीमेंट किसी से साइन किया और उसमें आपने लिख दिया कि पेमेंट हमें हर महीने की पेमेंट हमें नेक्स्ट मंथ की तक फिफ्थ डेट तक हमें पेमेंट मिल जानी चाहिए। तो सर आप इस केस में अगर इनवॉइस इशू नहीं करते फिफ्थ तक, तब भी आपको इनवॉइस के लिए ड्यू डेट आपकी फिफ्थ ऑफ नेक्स्ट मंथ है, फिफ्थ ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ है। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ये नहीं लिखा कि इनवॉइस आपको इशू कब करना है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में खाली ये लिख दिया कि आपको मंथली पेमेंट मिलनी चाहिए, तो सर उस केस में मेरे लिए ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस होगा एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। मतलब अगर मैंने ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन कर दी तब तो वो मेरे लिए इनवॉइस की ड्यू डेट बन जाएगी। लेकिन अगर मैंने ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन नहीं करी है, मैंने खाली इतना लिख दिया कि मंथली बिलिंग करूंगा, तो सर उस केस में जिस दिन मेरे को पेमेंट मिली वो मेरे लिए ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रहेगा। और सर कई बार होता है कि पेमेंट कुछ इवेंट से लिंक्ड होती है, कि जैसे सपोज आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और आपने कह दिया कि ठीक है इसमें मैं आपको 30% पेमेंट जब फर्स्ट फ्लोर का लेंटर डल जाएगा उस दिन आपको 30% पेमेंट कर दूंगा। तो सर जिस दिन वो फर्स्ट फ्लोर का लेंटर डल गया उस दिन वो 30% के लिए इनवॉइस इशू करना उसके लिए कंपलसरी हो जाएगा। फिर हमें पेमेंट की डेट नहीं देखनी, हमें कंप्लीशन ऑफ इवेंट की डेट देखनी है। तो सर इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, सर वही अगर आप इनवॉइस ड्यू डेट तक इशू कर देते हो तो डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट, और अगर इनवॉइस आप लेट इशू करते हो तो डेट ऑफ सर्विस या डेट ऑफ पेमेंट। अब सर तीसरा केस और देख लेते हैं, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस में। सर गुड्स के केस में जब आपने आपने गुड्स अप्रूवल के लिए भेजे, अभी गुड्स की सेल नहीं हुई सर, आपने खाली अप्रूवल के लिए भेज दिया, अगर कस्टमर गुड्स अप्रूव करेगा तो आप उसका इनवॉइस बना दोगे, कस्टमर गुड्स अप्रूव नहीं करेगा तो आप गुड्स को वापस ले आओगे। तो उस केस में सर गवर्नमेंट ने हमें 6 महीने का टाइम दे दिया, अगर 6 मंथ्स तक आपके पास 6 महीने कस्टमर के अप्रूवल लेने के लिए। लेकिन अगर आज 6 महीने हो गए और गुड्स आप अभी तक अपनी फैक्ट्री में वापस नहीं लाए, तो सर आपको 6 मंथ्स की एक्सपायरी पे आपको उसका इनवॉइस बनाना ही पड़ेगा। आप ये मान के चलेंगे कि उसने कस्टमर ने गुड्स अप्रूव कर लिए और वो आपकी सेल होगी, आपको उसका इनवॉइस बनाना कंपलसरी हो जाएगा। सिमिलरली सर सर्विस में भी एक केस है कि सपोज आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का और ड्यू टू एनी रीजन दोनों पार्टीज में डिस्प्यूट हो गया और वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे खत्म हो गया, बीच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो सर उस केस में आपको इनवॉइस इशू करना है इमीडिएटली टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। आप जितना भी डिसाइड करते हो कि ठीक है मैं 30% 40% जो भी आप बिलिंग डिसाइड करते हो, आपको इमीडिएटली जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो उसी दिन आपको इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है। अब सर दूसरी कैटेगरी है जब हमें रिवर्स चार्ज का इनवॉइस इशू करना है। सर एक तो हो गया हमने टैक्स पे करा सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में फॉरवर्ड चार्ज में, एक हमें टैक्स पे करना होता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 या सबसेक्शन 4 में रिवर्स चार्ज में। तो सर जब हमें रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होता है तो हमें उसका भी इनवॉइस इशू करना होता है। उस केस में भी हमें टाइम ऑफ सप्लाई में ये देखना पड़ेगा कि हमें उसका टैक्स कब पे करना है। सर पहले सर्विस की बात कर लेते हैं। सर्विस के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा, डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो
सर ऊपर फॉरवर्ड चार्ज में हम पेमेंट रिसीव कर रहे थे, इस केस में हम पेमेंट कर रहे हैं डेट ऑफ पेमेंट या फिर इनवॉइस प्लस 60 डेज। जिस दिन हमें सामने वाली पार्टी ने जो इनवॉइस इशू किया, हमें इनवॉइस रिसीव की डेट नहीं देखनी सर। पार्टी ने इनवॉइस अगर 1 मार्च को दे दिया तो हमें 1 मार्च से 60 डेज काउंट करने, हमें ये नहीं देखना कि 1 मार्च का इनवॉइस हमें 30 मार्च को मिला। नहीं सर, इसमें 30 मार्च की कोई रेलेवेंस नहीं है। जिस दिन पार्टी ने इनवॉइस इशू कर दिया उससे 60 डेज का हमें टाइम मिल गया। मतलब डेट ऑफ पेमेंट मतलब जिस दिन हमने पार्टी को पेमेंट कर दी, या जिस दिन मेरे पास जिस दिन का इनवॉइस है उससे 60 डेज, विच एवर इज अर्लियर। और सर गुड्स के केस में, सर गुड्स के केस में तीन पॉइंट हैं। एक तो वही डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन मैंने पार्टी को पेमेंट की, एक इनवॉइस प्लस 30 डेज, वहाँ सर्विस में 60 डेज था, गुड्स में गवर्नमेंट ने 30 डेज कर दिया, टाइम को कम कर दिया। और सर एक तीसरी चीज गवर्नमेंट ने गुड्स के केस में ऐड कर दी, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। मतलब आप अभी पार्टी ने इनवॉइस इशू करनी नहीं किया, लेकिन आपके पास गुड्स रिसीव हो गए, तो सर जिस दिन आपके पास गुड्स रिसीव हो गए उस दिन आपको आरसी में टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सर सर्विस के केस में एक छोटी सी एक एक्सेप्शन है, वो हम थोड़ी समझ लेनी चाहिए कि सर जैसे सपोज आपकी कोई एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज ये हमारी इनकम टैक्स वाली हुई, कोई सब्सिडरी हो गई, एसोसिएट हो गई। ये इनकम टैक्स एक्ट में जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है उसी को यहाँ पे एसोसिएटेड एंटरप्राइज माना गया। कोई आपकी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, ये रिलेटेड पार्टी है सर, वो आपकी एसोसिएटेड एंटरप्राइज बाहर बैठी है, आपने उससे कोई सर्विस इंडिया में ली, तो सर ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस होता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होता है कि आपकी कोई सप्लायर बाहर बैठा है और आप इंडिया में हो, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में, तो आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में। तो सर उस केस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज के गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप इनवॉइस डेट मत देखो। हो सकता है सामने वाली पार्टी आपको इनवॉइस इशू ना करे और ना आपने उसे पेमेंट करी, आपने खाली अपने बुक्स में प्रोविजन रिकॉर्ड करके छोड़ दिया। तो सर उस केस में गवर्नमेंट ने कह दिया कि डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब आपको उस केस में इनवॉइस नहीं देखना, आपको उस केस में देखना है कि आपने जब वो उस एक्सपेंस का प्रोविजन अपने बुक्स में कर लिया, या आपने जब उस एक्सपेंस की पेमेंट कर ली विच एवर इज अर्लियर, और उस टाइम पे आपको टाइम ऑफ सप्लाई आपके लिए हो जाएगा। और सर इन दोनों ही केसेस में, गुड्स या सर्विस दोनों ही केसेस में, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा टाइम ऑफ सप्लाई निकालना, तो सर आप सिंपल देखो, आप डेट ऑफ एंट्री इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख लो, जिस दिन आपने अपने बुक्स में एंट्री करी वही आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई है। सर तीसरा केस देख लेते हैं, सप्लाई ऑफ वाउचर। सर वाउचर हो गया, जैसे आप, जैसे कंपनी ने अपनी कंपनी कोई वाउचर्स इशू किए कि ये वाउचर्स है, आप उसके अगेंस्ट फूड आइटम्स खरीद सकते हो, लेकिन आप कौन सा फूड आइटम करोगे, कोई कौन सा ग्रोसरी का आइटम खरीदोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो कंपनी ने आपके ऊपर चॉइस छोड़ दी। तो सर जब हमें वाउचर आइडेंटिफेबल नहीं है, तो सर मेरे लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, क्योंकि जब मैं वाउचर रिडीम कराने जाऊंगा उसी टाइम मेरे को पता चलेगा कि इस वाउचर के अगेंस्ट क्या सेल हुई है। लेकिन सर अगर कंपनी ने ऐसे वाउचर्स दिए कि इस वाउचर के अगेंस्ट आप शर्ट्स खरीद सकते हो, मेरे पास आइटम आइडेंटिफेबल है, देन सर उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, क्योंकि मेरे को पता है कौन सा आइटम सेल होना है, तो जब मैंने वाउचर इशू किया वही मेरे लिए टाइम ऑफ सप्लाई है। अगला केस है सर रेजिड्री केसेस। रेजिड्री केसेस मतलब सर आपका केस ऊपर किसी भी केस में कवर्ड नहीं है, मतलब ना, जैसे सर आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है लेकिन आपने ना इनवॉइस इशू किया, ना पेमेंट रिकॉर्ड करी, आपने कोई सी भी चीज़ फॉलो नहीं की, तो सर उस केस में हम जीएसटी कब निकालेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। सर अगर आपको पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करनी थी, तो डेट ऑन विच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, यहाँ पे सर आपको रिटर्न की ड्यू डेट देखनी है कि आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा था और आपको पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करनी थी, तो डेट ऑन विच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड वो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और सर इन एनी अदर केस हो गया, मतलब आपने सपोज करो रजिस्ट्रेशन भी नहीं ले रखा, आपने कोई भी कंप्लेंट्स नहीं कर रखी, तो सर उस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड। और सर एक इम्पॉर्टेंट है एडिशन इन वैल्यू। सर ये हम वैल्यूएशन के चैप्टर में भी समझेंगे कि जैसे सपोज आपका किसी पार्टी से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ठीक है आप मेरे को 30 दिन के अंदर अंदर इसकी पेमेंट कर दो, 1000 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस है, और आपने कहा कि 30 डेज में इसकी पेमेंट कर दो। अगर आप 30 डेज में पेमेंट नहीं करते तो मैं इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट, तो इसके ऊपर मैं 10% इंटरेस्ट चार्ज करूँगा एनुअल, या फिर मैं इसके ऊपर 1% पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। तो सर सपोज वो 1000 रुपीज़ के ऊपर पार्टी ने पेमेंट करी 1 महीने बाद, तो आपने वो 1000 रुपीज़ के ऊपर 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट और ले लिया पार्टी से, तो सर आपके लिए 1000 रुपीज़ का टाइम ऑफ सप्लाई तो हो जाएगा नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग कि जिस दिन आपने इन्वॉइस इशू किया। लेकिन सर जो आपको 10 रुपीज़ जो आपको एडिशनल मिलने हैं, सर ये भी हमारे लिए कंपोजिट सप्लाई होती है।
क्योंकि हम कोई इंटरेस्ट तो उससे अर्न नहीं करना चाह रहे, और हम आगे देखेंगे वैल्यूएशन के चैप्टर में उसके ऊपर भी हमें जीएसटी देना पड़ेगा। तो सर इस 10 रुपीज़ के लिए मैं टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है कि इसके ऊपर मैं टैक्स कब पे करूँ। तो सर कई बार ये आइटम क्या डिस्प्यूटेड होता है, वो 10 रुपीज़ हो सकता है पार्टी हमें दे चाहे ना दे, हो सकता है उसके ऊपर काफ़ी डिस्प्यूट हो जाए, काफ़ी हमें लेट मिले पेमेंट। तो सर यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें रिलैक्सेशन दे दी। अगर आपको कोई एडिशन इन वैल्यू मिल रही है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो उस केस में सर आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। क्योंकि कई बार क्या होता है सर, ये पेमेंट ही काफ़ी लेट आती है, कई बार ऐसा भी होता है कि ये पेमेंट हमारे पास आती ही नहीं है। तो सर इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिलैक्सेशन दे दी कि आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच इन एडिशन। आपको इन्वॉइस डेट नहीं देखनी, आपको सिंपल देखना है कि आपको पेमेंट कब मिली। ये तो सर हो गया हमारा सेक्शन 12 और सेक्शन 13, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस। एक सर हमें देखना है सेक्शन 14। सेक्शन 14 कहता है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। इसको आप एक बार कंसेप्चुअली समझ लो ये क्या सेक्शन बताना चाह रहे हैं। सपोज सर आज 1 अक्टूबर है, तो कोई प्रोडक्ट है, जैसे सपोज कोई आइटम है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर के ऊपर 30 सितंबर तक जीएसटी की रेट है 28%, और 1 अक्टूबर से गवर्नमेंट ने कर दिया कि आगे से इस आइटम के ऊपर टैक्स रेट है 18%। तो सर हमारे किसी भी सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट में 3 एक्टिविटीज होती हैं। एक तो जैसे गुड्स की मैं बात करूं तो सप्लाई, जब गुड्स की आपने डिलीवरी कर दी। एक होता है इनवॉइस, आपने उसका इनवॉइस इशू कर दिया। एक होता है पेमेंट, आपके पास पेमेंट आ गई। तो सर जहाँ पे चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो रहा है, तो सर अगर मेरा सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट तीनों 30 सितंबर तक आ गए या 30 सितंबर से पहले आ गए, पुरानी रेट में आ गए, तो मेरे को सेक्शन 14 में जाना ही नहीं है। मैं 28% की रेट थी उसी के हिसाब से मैं टैक्स पे कर दूंगा। और सपोज अगर मेरे तीनों तीनों एक्टिविटीज़ रेट चेंज होने के बाद में हुई, सपोज 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स हुई, मैंने सप्लाई भी बाद में किया, डिलीवरी भी बाद में की, इनवॉइस भी बाद में इशू किया, पेमेंट भी बाद में आई, तो सर मैं 18% की जो रेट है, नई रेट 18% की, मैं उसके ऊपर से टैक्स पे करूंगा। सर इन दोनों केसेस में जहाँ तीनों एक्टिविटीज बिफोर या आफ्टर हो, तो सर उसमें मेरे को सेक्शन 14 में नहीं जाना। सर मेरे को सेक्शन 14 में कब जाना है सर, एक आइटम मेरा ओल्ड रेट के हिसाब से, और एक या एक से ज्यादा आइटम, मतलब एक आइटम मेरा ओल्ड रेट में हो या फिर एक आइटम मेरा न्यू रेट में हो, मतलब एक आइटम, कोई सा एक आइटम ओल्ड या फिर न्यू रेट में चला जाए, तो मेरे को सेक्शन 14 में जाना पड़ेगा। इसको सर मैं समझ लेता हूँ कि सपोज मैंने एसी की डिलीवरी कर दी थी 28% के हिसाब से, एसी का इन्वॉइस कर दिया था 28% के हिसाब से, लेकिन मेरे को पेमेंट बाद में मिली जब रेट हो गई थी आइटम के ऊपर 18%। तो सर ऐसे केसेस में कौन सी रेट लगाऊंगा मैं उस सप्लाई पे, तो ये हमें पता चलता है सेक्शन 14 से। मतलब तीनों आइटम, सप्लाई, इनवॉइस, पेमेंट, तीनों अगर ओल्ड रेट या न्यू रेट में चले गए तो मेरे को दिमाग नहीं लगाना, सेक्शन 14 नहीं लगाना। सर जो रेट में हो रहे हैं तीनों आइटम, मैं वो रेट लगा दूंगा। लेकिन सर ये मेरे को सेक्शन 14 कहाँ लगाना है, जब मेरा कोई सा एक आइटम ओल्ड या न्यू रेट में चला गया और बाकी दो आइटम मेरे दूसरी रेट में चले गए। तो सर इस केस में सेक्शन 14 कहता है कि मेजोरिटी रूल लगेगा। जैसे आपके तीन एक्टिविटीज हैं, सप्लाई, इनवॉइस या पेमेंट, सर जिस साइड पे दो आइटम्स है आउट ऑफ थ्री, आपको वो वाली रेट लगानी है। जैसे इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सपोज आपने गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर दी बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो जैसे मैंने एसी का एग्जांपल दिया कि एसी के ऊपर पहले टैक्स रेट थी 28, बाद में होगी 18। तो सर अगर आपने एसी की सप्लाई कर दी 28% के हिसाब से, सप्लाई है ओल्ड रेट के हिसाब से, लेकिन उसका इनवॉइस आपने बाद में इशू किया और पेमेंट भी आपके पास बाद में आई, तो सर उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कहता है इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब आपकी नई रेट लगेगी, क्योंकि दोनों एक्टिविटीज नई रेट की हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कह दिया नई रेट लगेगी। लेकिन उसमें भी सर हो सकता है पेमेंट आपको 2 महीने बाद मिले, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, लेकिन रेट आपके नई वाली लगेगी। अब सपोज आपने इन एसी की सप्लाई पहले कर दी थी और आपने इनवॉइस भी पहले इशू कर दिया, तो सर 2 आउट ऑफ 3 टेस्ट लग जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा डेट ऑफ इनवॉइस, पेमेंट डेट आपको देखनी नहीं है। सिमिलरली सर अगर एसी की आपने सप्लाई पहले कर दी थी और पेमेंट आपके पास पहले आ गई, और आप लेकिन आपने इनवॉइस बाद में इशू किया, तो सर यहाँ पे भी 2 आउट ऑफ 3 टेस्ट लगेगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा मेरे लिए डेट ऑफ पेमेंट। अब सर दूसरा केस कर लेते हैं कि आपने एसी की सप्लाई बाद में करी, लेकिन इनवॉइस और पेमेंट दोनों पहले कर दी, तो सर अगेन 2 आउट ऑफ 3 टेस्ट लगेगा, क्योंकि इनवॉइस और पेमेंट दोनों पहले हो गई है तो पुरानी रेट लगेगी। फिर उसमें फिर टाइम ऑफ सप्लाई देखने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। दूसरा है सर कि मैंने सप्लाई भी बाद में करी और इनवॉइस भी बाद में इशू किया, बट पेमेंट मेरे पास पहले आ गई,
तो उस केस में क्योंकि 2 आउट ऑफ 3 दो आइटम्स बाद में हो रहे हैं, दो इवेंट्स बाद में हो रहे हैं, तो सर मेरे लिए हो जाएगा इनवॉइस डेट। और वही सर अगर मैंने सप्लाई और पेमेंट दोनों बाद में करी तो सर मेरे लिए वही 2 आउट ऑफ 3 के हिसाब से बन जाएगा पेमेंट डेट। अब सर इसमें कई बार क्या होता है, कोई सप्लायर इसका अगर किसी आइटम पे रेट कम हो गई, सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस है, उसके ऊपर पहले रेट थी 18%, आगे गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रेट कर दी 12%, तो सर हम यहाँ पे पेमेंट डेट के केस में आपको पता है पेमेंट डेट मानी जाती है व्हेन द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स या पेमेंट इज क्रेडिटेड इन बैंक विच एवर इज अर्लियर। तो सर आप केस समझना कि मैं 1 अक्टूबर से पेमेंट डेट चेंज हो रही है, 1 अक्टूबर से सीए की सर्विसेज के ऊपर रेट हो रही है 18 से कम होकर 12%। तो सर मैं एक यहाँ पे एक लॉ का एक यूज कर सकता हूँ, इसमें हो सकता है कि मैं सप्लाई ऑफ सर्विस बता दूंगा कि मैंने सर्विस सप्लाई कर दी थी सितंबर में और उसकी मेरे पास पेमेंट भी आ गई थी सितंबर में, लेकिन अभी मैंने पार्टी को इनवॉइस इशू नहीं किया। या फिर सर मैं इस केस में कह सकता हूँ कि सर्विस मैंने मतलब किसी भी तरीके से अगर किसी आइटम के ऊपर रेट बढ़ गई, किसी आइटम के ऊपर रेट 18 से बढ़ के 28 होगी, तो सर उस केस में मैं कह सकता हूँ कि मैंने सर्विस भी सप्लाई कर दी थी सितंबर में और मैंने पेमेंट भी बुक्स में रिसीव कर ली सितंबर में, लेकिन इनवॉइस में इशू करना रह गया, इनवॉइस में अब उसका अक्टूबर में इशू कर रहा हूँ। तो सर ऐसे केसेस के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि डेट ऑफ पेमेंट शेल बी द डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट। अगर वो जैसे सपोज 1 अक्टूबर से रेट चेंज हो रही है, तो सर अगर मेरे बैंक में 5 अक्टूबर तक पेमेंट हो गई तब तो ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ कि डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स या डेट ऑफ एंट्री इन बैंक विच एवर इज अर्लियर मान लूंगा। लेकिन सर अगर मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट 5 अक्टूबर के बाद आ रही है, मतलब जब रेट चेंज हुई उससे 4 दिन के बाद में आ रही है, तो सर मैं उस केस में पेमेंट डेट मानूंगा डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट। फिर सर उस केस में बुक्स की डेट नहीं देखूंगा। जैसे मैंने जो पहले एग्जांपल लिया कि सीए की सर्विसेज के ऊपर रेट 18 से बढ़ा के गवर्नमेंट ने 28 कर दी, अब मैंने बता दिया कि मैंने सर्विस सितंबर में दे दी थी, पेमेंट भी मेरी बुक्स में सितंबर में आ गई, लेकिन मेरी बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट वो क्रेडिट हुई है 10 अक्टूबर को और मैंने इनवॉइस भी अक्टूबर में दिया। तो सर मैं 2 आउट ऑफ 3 टेस्ट पे नहीं जाऊंगा, मैं सर मैं पेमेंट डेट 30 सितंबर नहीं मानूंगा, मैं पेमेंट डेट उस केस में बैंक की डेट ही मानूंगा। इसे पूरे सेक्शन में पेमेंट डेट मानी जाती है, डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक या फिर क्रेडिटेड इन द बुक्स विच एवर इज अर्लियर। बट खाली ये एक प्रोवाइजो है जहाँ पे गवर्नमेंट ने कह दिया अगर रेट चेंज हो रही है तो उस केस में अगर आपके पास पेमेंट 4 दिन के बाद आ रही है तो हम पेमेंट डेट मानेंगे डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक। हम सर एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होती है, उसके केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या करेंगे। सर सपोज मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के पास कोई लैंड है और सर मिस्टर एक्स ने डीएलएफ से एग्रीमेंट कर लिया। दो तरीके के एग्रीमेंट है सर, या तो अगर मिस्टर एक्स डीएलएफ को वो लैंड सेल कर देगी तब तो सर ये आइटम हमारी सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर है, शेड्यूल 3 का आइटम हो जाएगा सेल ऑफ लैंड। लेकिन सर मिस्टर एक्स ने डीएलएफ से एग्रीमेंट किया कि आप इसके ऊपर सोसाइटी बनाओ और सोसाइटी में सपोज 1000 फ्लैट्स बनते हैं तो आप 200 फ्लैट्स मेरे को दे दो। सर उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। सर पहले तो ये ट्रांजेक्शन क्या हुई, सर मिस्टर एक्स का लैंड था, मिस्टर एक्स ने लैंड डीएलएफ को कंस्ट्रक्शन करने के लिए दे दिया, मतलब डीएलएफ को सेल नहीं किया सर, डीएलएफ को कह दिया कि आप इस लैंड के ऊपर कोई सोसाइटी बनाओ। तो सर ये हमारी सर्विस होती है ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआर, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। और सर मिस्टर एक्स के लिए सप्लाई मानी जाएगी क्योंकि मिस्टर एक्स ने अपने लैंड के ऊपर डेवलपमेंट राइट्स डीएलएफ को ट्रांसफर कर दिए। और सर डीएलएफ उसके अगेंस्ट क्या करेगा, डीएलएफ उसके अगेंस्ट मिस्टर एक्स को 200 फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन करके देगा। तो सर डीएलएफ के लिए ने भी सर्विस दी है कंस्ट्रक्शन की सर्विस, मिस्टर एक्स के लिए होगी ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स की सर्विस और डीएलएफ के लिए होगी कंस्ट्रक्शन सर्विस। सर दोनों पार्टीज एक दूसरे को सर्विस दे रही है। अब सर हमने आरसीएम की नोटिफिकेशन भी पढ़ी थी और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की भी नोटिफिकेशन पढ़ी थी, वहां पे हमने एक एक आइटम दोनों नोटिफिकेशन से छोड़ दिया था। अब उस आइटम को कवर कर लेते हैं सर। सर रियल एस्टेट के केस में आपको पता है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के केस में गवर्नमेंट ने कह दिया कि फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगेगा 1% या 5% और आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सर उस केस में हमने रिवर्स चार्ज के सेक्शन 94 की नोटिफिकेशन में भी कवर किया था कि जैसे आप सीमेंट या कैपिटल गुड्स अनरजिस्टर्ड से खरीदोगे तो उसमें आपको आरसीएम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और सर अगर आप अदर इनपुट या सर्विसेज ले रहे हो तो आप 80% आपके लिए रजिस्टर्ड से खरीदना कंपलसरी था, अगर कोई शॉर्टेज है तो उस केस में भी आपको आरसीएम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये तो सर हो गया नॉर्मल मेरे इनपुट कैपिटल गुड्स सर्विसेज की बात। वहां पे सर एक आइटम मैंने छोड़ दिया था, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। सर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स या फिर लॉन्ग टर्म लीज में ले रहा हूँ 30 ईयर्स से ज़्यादा के लिए,
तो सर उसके लिए गवर्नमेंट ने कह दिया, अगर आप आउटपुट के ऊपर टैक्स पे कर रहे हो 1% या 5%, तो सर आपको इसके ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स या फिर लीज के ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए एग्जेम्प्टेड सर्विस है। सर ये हमारे एग्जामेशन की नोटिफिकेशन में थी, 2 एंट्रीज 41 या 41 में जो हमने छोड़ दी थी। वो एंट्रीज कहती हैं अगर आप आउटपुट के ऊपर टैक्स पे कर रहे हो, आउटपुट के ऊपर टैक्स पे कर रहे हो मतलब सर आप डीएलएफ ने वो जो फ्लैट्स हैं बिफोर कंप्लीशन सेल कर दिए, तो उस केस में डीएलएफ उन फ्लैट की सेल के ऊपर टैक्स पे कर देगा। फिर ये जो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स की सर्विस हो रही है उसके ऊपर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डीएलएफ ने फ्लैट्स की सेल की आफ्टर कंप्लीशन, उस केस में एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी, उस केस में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब सर टीडीआर की सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट के लिए छोटे छोटे लैंड डेवलपर्स को, लैंड ओनर्स को पकड़ना मुश्किल है, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि इस सर्विस को आरसीएम के अंडर कवर कर लिया कि जहाँ पे भी सप्लाई ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स होगा या लॉन्ग टर्म लीज होगा, तो उस केस में कोई भी आदमी प्रमोटर को ये सर्विस सप्लाई कर रहा है तो उस केस में आरसीएम लगेगा और प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जीएसटी पे करे। अब सर डीएलएफ ने अगर किसी फ्लैट को सेल किया आफ्टर कंप्लीशन, तो उसके केस में डीएलएफ फ्लैट के ऊपर सेल पे कर देगा, जीएसटी पे कर देगा, उसको टीडीआर सर्विस के ऊपर जीएसटी पे करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डीएलएफ ने कोई फ्लैट सेल किया बिफोर कंप्लीशन, तो सर उस केस में सॉरी सर, अगर डीएलएफ ने कोई फ्लैट सेल किया बिफोर कंप्लीशन, उस केस में सर डीएलएफ आउटपुट के ऊपर सेल पे वो टैक्स पे कर देगा, जीएसटी पे कर देगा, टीडीआर की सर्विस एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर डीएलएफ ने कोई सा फ्लैट सेल किया आफ्टर कंप्लीशन, तो सर उस केस में डीएलएफ की जो आउटपुट सर्विस है वो सर जीएसटी में कवर्ड नहीं है, वो नेगेटिव लिस्ट में चली जाएगी। फिर उस केस में सर हमारी टीडीआर की सर्विस एग्जेम्प्टेड नहीं है, टीडीआर की सर्विस के ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने वो लायबिलिटी भी डीएलएफ के ऊपर लगा दी कि डीएलएफ टीडीआर की सर्विस के ऊपर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा। मतलब सर आप दो सर्विस थी इस एग्रीमेंट में, एक तो टीडीआर की सर्विस, एक कंस्ट्रक्शन की सर्विस। तो सर टीडीआर, गवर्नमेंट ने टीडीआर की सर्विस के केस में भी अगर वो या तो टीडीआर की सर्विस एग्जेम्प्ट है, अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो टैक्सेबल है, टैक्सेबल के केस में गवर्नमेंट ने ये लायबिलिटी डीएलएफ के ऊपर लगा दी। मतलब गवर्नमेंट को दो जीएसटी देने हैं, एक तो कंस्ट्रक्शन की सर्विस में अपना फॉरवर्ड चार्ज का जीएसटी देना है और एक टीडीआर की सर्विस का रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना है। दोनों जीएसटी की लायबिलिटी गवर्नमेंट ने डीएलएफ के ऊपर लगा दी। लेकिन सर हमें आज की डेट में नहीं पता कि ये फ्लैट की सेल आफ्टर कंप्लीशन होगी, बिफोर कंप्लीशन होगी, क्या होगी, किस वैल्यू पे होगी, आज की डेट में हमें कुछ नहीं पता। तो सर टाइम ऑफ सप्लाई में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल दी रियल एस्टेट के लिए कि जो प्रमोटर की लायबिलिटी है, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज दोनों, उन दोनों के लिए सर टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा शैल बी इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। मतलब जिस दिन हमें बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा हमें उस दिन जीएसटी पे करना है। तो सर इसी के साथ हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हमने सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों एक्ट में सर अप टू सेक्शन 14 कवर कर लिया। थैंक यू।